हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं, जिसका टॉपिक है ईवीएम। जो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको ईवीएम के बारे में थोड़ा सा पता ही होगा कि इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का टॉपिक समझा जाता है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये बताने वाला हूँ कि आज के बाद आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, और जिनको नहीं पता कि ईवीएम क्या है, आप इसको एक सिंपल टॉपिक की तरह ही समझें। और इस लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताता चलूँ। पहली बात ये कि इससे पहले जो हमने लेक्चर कवर किया था वो है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि देख लीजिए। वो खाली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ही जो है से ही सिर्फ रिलेट नहीं करता, बल्कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी रिलेट करता है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे ये कह रहे थे बार बार कि आपने अभी तक स्लाइड्स को जो है पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, जो फेसबुक ग्रुप है जिसका लिंक इसी स्लाइड के ऊपर बिल्कुल एंड पे दिया हुआ है, तो इस ग्रुप में आपने अभी तक नहीं डाला है। तो उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि आज हम लेक्चर नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं, और लेक्चर नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं, और लेक्चर नंबर 18 तक जितने भी लेक्चर्स हैं सारे के सारे उस ग्रुप में अपलोड हो चुके हैं। तो अब आप जाके देख सकते हैं और उनको चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके हो गया। तो ये लेक्चर भी मैं डिलीवर करने के बाद सबसे पहले मैं जाकर वहाँ पे फेसबुक ग्रुप में ही अपलोड करने वाला हूँ। तो चलें अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं आपको एक दो बातें और बता दूं कि इस लेक्चर के अंदर मैं बस आपको एक ईवीएम की डेफिनेशन बताऊंगा कि ये ईवीएम होता क्या है, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जंप कर जाएंगे, और इस एग्जाम्पल को हम मैथमेटिकल वे के अंदर सॉल्व करके, वैसे तो मैंने सॉल्व कर ही रखा है, आपके सामने मैं उसको प्रेजेंट करूंगा, और उस सोल्यूशन को आप अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, और उसकी बेस के ऊपर आपको सारा का सारा ईवीएम में समझाऊंगा। इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं करने वाला। और आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक कॉपी और एक बॉल पॉइंट अपने पास लेके बैठें, और वो जो एग्जाम्पल आपके सामने आ रही है उसको साथ साथ सॉल्व करें, या फिर एटलीस्ट अपने मोबाइल के ऊपर कैलकुलेटर खोल के तो उन चीज़ों को देखते चले जाएं, कैलकुलेशंस को जो हम करने वाले हैं। तो क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो थ्योरेटिकल है भी नहीं, तो मैं स्लाइड्स के ऊपर से मूव कर रहा हूँ और आपके सामने एक लेक्चर ओपन करने जा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा लेक्चर है जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा ईवीएम विद कैलकुलेशन समझाया है। अभी आपको लेक्चर जो मैंने आपके सामने इतना बड़ा स्क्रोल किया है, डेफिनेटली आप लोग देख के घबरा गए होंगे कि वो इतनी सारी कैलकुलेशंस, ये पता नहीं हम कैसे करेंगे। सो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम उस स्टेप पे पहुंचते चले जाएंगे, वो स्टेप आपको आसान लगेगा। इस चीज़ की एश्योरिटी मैं आपको करता हूँ, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ईवीएम सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। तो ईवीएम जो है वो एब्रीविएशन है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का। ठीक है। और ये अर्न वैल्यू मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक मेथडोलॉजी है, एक तरीक़ेकार है किस चीज़ का, कि ये एक ऐसा तरीका है कि बेसिकली क्या करता है कि आपके प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। किस तरीके से, स्केजल, कॉस्ट, स्कोप, इन सब चीज़ों को मिलाकर इंटीग्रेट करके कुछ फार्मूले इनके ऊपर लगाकर, तो क्या करता है कि ये आपको मेजर करके बताता है कि आपके प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस किस तरीके की चल रही है। आपको ये भी बता देता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या अंडर बजट तो नहीं है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि आपको अभी तक जितने पैसे इस पर खर्च करने चाहिए थे आपने उससे कम खर्च किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर बजट है, यानी कि आपने ज़्यादा पैसे लगा दिए। इसी तरीके से स्केड्यूल के बारे में भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता है, और इस किस्म की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देकर उसके बाद आपको आगे का हाल भी उसकी बेस पे बता देता है कि अगर इसी तरीके से चलते रहे तो आगे क्या होने वाला है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म की ये चीज़ है। तो इसके लिए इतनी ही थ्योरी काफ़ी है। अब आपके सामने एक एग्जांपल आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आ रही होगी, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ से इसको देखें, इसको इसकी बेस के ऊपर हम समझते हैं। ठीक है। अब आप एज्यूम कर लें कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं किसी प्रोजेक्ट पे। ठीक है। और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना था 10 मंथ्स के अंदर। ठीक हो गया। और उसके लिए जो बजट रखा गया था, यानी कि जो उसकी प्लान कॉस्ट थी कि भाई मतलब ये कितने पैसों के अंदर जो है हमने प्लानिंग करते हैं ना, जैसे कि ये इतने पैसों में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए इसके लिए जो आपकी प्लानिंग की गई थी वो ये थी कि इसकी प्लान कॉस्ट $10,000 होगी। यानी कि इस प्रोजेक्ट ने 10 मंथ्स में कंप्लीट होना है, और पैसे इसके ऊपर कितने लगेंगे, $10,000। और अगर आप इसको दूसरे वर्ड में कहो, सिंपल कर लेते हैं इसको, तो इसका मतलब ये कि 1,000 पर मंथ, यानी कि 10 महीनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जो बजट प्लान किया गया है वो $10,000 है, और उस हिसाब से 1,000 रुपया
यानी कि $1000 पर मंथ के हिसाब से रखा गया है। अब आगे चलते हैं। आफ्टर 6 मंथ द प्रोजेक्ट इज़ 55% कम्प्लीटेड। जब इसको 6 महीने गुजर गए तो उस वक्त जब देखा जाए तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो 55% कम्प्लीट हो चुका था। जिस प्रोजेक्ट की बात हम कर रहे हैं वो 55% कम्प्लीट हो चुका था। एंड द प्लान वैल्यू आफ्टर 6 मंथ इज़ 6000। और जब 6 महीने के अंदर 55% काम हो गया तो जो पैसे इसके लगने चाहिए थे हमारे प्लान के मुताबिक, तो 6 महीने के अंदर उसके $6000 लगने चाहिए थे। और जो असल में खर्चा आया वो कितना आया, $6750। ठीक है। अब डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर 6 मंथ। ठीक है ना। तो अब 6 महीने के बाद आपके प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, इसको जो है आप निकाल के सामने लेके आए। यानी कि सिंपल सी बात है कि एक प्रोजेक्ट है जिसका टाइम ड्यूरेशन जो है 10 मंथ है, यानी कि इसको 10 मंथ में कंप्लीट होना है और उसके लिए $10,000 का बजट रखा गया है। जिसके को अगर हम थोड़ा सा और उसके अंदर जाकर देखें तो कहा यह गया है कि हर मंथ के अंदर $1000 का खर्चा आना चाहिए। अब वो प्रोजेक्ट जिसके बारे में सारी बातें कही गई थी उसको शुरू हुए हुए 6 मंथ्स गुजर चुके हैं और 6 मंथ के अंदर हमने 55% काम भी कर लिया है। और जो हमारी प्लान वैल्यू यानी कि 6 मंथ के हिसाब से हमने तो यही सोचा था कि $1000 पर मंथ खर्चा आएगा, तो 6 मंथ के हिसाब से हमारा $6000 खर्चा आना चाहिए था, लेकिन हमारा खर्चा ₹6750 आया है। ठीक है। तो अब हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारा जो स्टेटस है प्रोजेक्ट का 6 मंथ के बाद वो क्या है, हम किस स्टेज पे खड़े हैं, हमने उसको ओवरऑल परफॉर्मेंस को नापना है। अब मैंने 2 दफ़ा आपके सामने एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके इस एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, अदरवाइज आगे आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ एब्रीविएशंस यूज़ करने वाला हूँ। ये टोटली तकरीबन 10 एब्रीविएशंस हैं। मैंने एक टेबल बना के आपके सामने सारे के सारे लिख दिए हैं, आप इनको देख लीजिए कि क्या क्या है। जैसे कि BAC का मतलब है बजट एट कंप्लीशन, PV का मतलब है प्लान्ड वैल्यू। प्लान्ड वैल्यू मीन्स ये कि मतलब जैसे यहाँ पर ये हमारी 6 मंथ के लिए प्लान वैल्यू क्या थी, $6000, यानी कि 6 महीने में $6000 खर्चा होना। इस तरीके से एक्चुअल कॉस्ट AC एक्चुअल कॉस्ट, फिर उसके बाद EV अर्नड वैल्यूज, CV कॉस्ट वेरियंसेस, CPI कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, CV परसेंट कॉस्ट वेरियंस परसेंटेज, SV स्केड्यूल वेरियंस, SPI स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, SV परसेंट स्केड्यूल वेरियंस परसेंटेज। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास एब्रीविएशंस हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब डेफिनेटली अगर आप याद करने बैठ जाओगे तो बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर हो जाएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने लिखे हुए हैं और आगे मैं इनको इस्तेमाल भी करने वाला हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि BAC क्या है, PV क्या है, AC क्या है, EV क्या है। या फिर अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ होने वाले हो तो वीडियो को दोबारा यहाँ पास करके अपने मोबाइल से इस टेबल की एक पिक्चर बना लो, ताकि जब मैं फार्मूला के थ्रू इन तमाम एब्रीवेशंस को आगे फार्मूलाज में पुट करूं या फिर इनकी वैल्यूज़ निकालूं तो आपको याद रहे कि हाँ भाई BAC ये था, PV ये था। ओके। अब आगे चलते हैं। अब ये हम एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ आ गए। तो सबसे पहले हमने BAC निकालना होता है। BAC क्या था, बजट एट कंप्लीशन। तो कंप्लीशन के टाइम पे आपका बजट कितना होना चाहिए, तो हमने क्या किया, 10 मंथ्स को $10,000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने हर एक महीने के लिए $1000 रखा था और टोटल 10 मंथ्स से, तो हमने देखा कि हमारा टोटल कितना खर्चा आएगा। तो हमने 1000 को 10 मंथ से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया $10,000 खर्चा आएगा। पहली वैल्यू हमारे पास BAC की ये आ गई। इसके बाद हमें PV की वैल्यू 6000 दी हुई है, क्योंकि उसने बताया ना कि हमारा 6 महीने के बाद जो खर्चा होना था वो प्लान वैल्यू हमारी 6000 थी हमारे रूल्स के मुताबिक, कि भाई एक एक महीने के अंदर एक हज़ार लग रहा है तो 6 महीनों में 6000 लगना है। तो प्लान वैल्यू तो ये आ गई। अब AC यानी कि एक्चुअल कास्ट, तो प्लान वैल्यू तो $6000 थी लेकिन एक्चुअल कास्ट हमारी कितनी आई, ₹6750। अब ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ निकल आई। अब हम इनकी बेस पे आगे क्या करने वाले हैं, EV निकालने वाले हैं। ठीक है ना। EV क्या होता है, EV अगेन आप यहाँ से देख सकते हैं अर्नड वैल्यूज़। अब यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है, वर्क कंप्लीटेड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय BAC। तो वर्क कंप्लीटेड परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दी गई है कि 6 महीनों के अंदर 55% काम यानी कि 55% काम कंप्लीट किया गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे $10,000 जो कि BAC की वैल्यू है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास $5500 आंसर आ गया। अब इन वैल्यू से हमें क्या मिला, फिलहाल कुछ नहीं मिला। फिलहाल आप आंसर्स देखते चले जाएं, आगे आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। इसके बाद हम कॉस्ट के सेक्शन में आएंगे। हम CV की वैल्यू निकालेंगे जो कि EV माइनस AC करने से निकलेगी। ठीक है। तो EV की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली हुई है
5500 AC की वैल्यू भी है। जब आप ये परफॉर्म करेंगे EV माइनस AC वैल्यूज पुट करके तो आपके पास आंसर आ जाएगा -$1250। ठीक है, अब सॉरी, -$1250 जो है आवर प्लान कॉस्ट है। ठीक हो गया। अब अभी इसको आप बस माइंड में रखें कि आवर प्लान कॉस्ट है। ये नीचे आपको नोट के अंदर टेबल में बता दिया गया है कि अगर वैल्यू आपकी सॉरी, अगर सीवी की वैल्यू अगर आपकी प्लस में आए तो अंडर प्लान कॉस्ट होती है, जीरो पे आए तो ऑन प्लान कॉस्ट होती है, और अगर माइनस में आए यानी कि नेगेटिव में आए तो अवर प्लान कॉस्ट होती है। ठीक हो गया। तो हमारा क्योंकि आंसर कहाँ आ रहा है, माइनस के ऊपर आ रहा है, ये देखें -$1250, तो हम कहाँ पर हैं, अवर प्लान कॉस्ट। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम CPI की वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए EV को डिवाइड करते हैं AC के ऊपर। दोनों वैल्यूज आपके पास हैं, आपने आंसर निकाला 0.81। ठीक है, तो अब CPI के लिए भी हमारे पास पूरा का पूरा एक टेबल है कि अगर आपकी वैल्यू 1 से बड़ी आए तो अंडर प्लान, अगर आपके पास 1 से छोटी आए तो अवर प्लान। तो हमारी 0.81 है जो कि डेफिनेटली 1 से छोटी है, तो हम अवर प्लान कॉस्ट के ऊपर है। तो हमारे पास CV परसेंटेज भी हमने इसके अंदर से निकाल ली। इसको डिवाइड करने के बाद तो -23 आया यहाँ पर। CPI के बाद CV परसेंटेज की तरफ जब हम जाते हैं तो -23 अगेन नेगेटिव है, तो CV की परसेंटेज भी नेगेटिव में आ रही है, तो दैट मीन्स के अवर प्लान कॉस्ट के ऊपर हम चल रहे हैं। और ये चीज़ देखें यहीं पर आपको अगर ये याद रहे कि CV की वैल्यू प्लस हो तो क्या होता है, माइनस हो तो क्या होता है, और जीरो पे क्या होता है, सॉरी प्लस हो तो क्या होता है माइनस पे, और जीरो पे क्या होता है। और CPI के अंदर भी ऐसे ही अगर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या कंडीशन बनती है, लेस देन 1 पे क्या कंडीशन बनती है, और एक्चुअली 1 के ऊपर क्या कंडीशन बनती है। ये चीज़ें आपको 6 चीज़ें याद होनी चाहिए, 3 CV की, 3 CPI की। ये वैल्यूज़ अगर याद हैं तो CPI और CV की वैल्यूज़ निकाल के आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि देखें आपका प्रोजेक्ट अवर प्लान कॉस्ट है। और वो तो आपको ऊपर आपने देखा भी कि हाँ वाकई हमारा प्रोजेक्ट अवर प्लान कॉस्ट था, यानी कि 6000 खर्चा आना चाहिए था, और हम कहाँ जा रहे थे, 6750 के ऊपर। अब हम स्केड्यूल पे चलते हैं। ठीक हो गया। जब हम स्केड्यूल पे जाते हैं तो हमें SV को निकालना होता है। SV क्या है, ऊपर जाके आप टेबल से देख लो। ये पूरे के पूरे नोट्स जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये PDF फॉर्मेट में आपको ग्रुप से मिल जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। स्केड्यूल वेरिएंसेस। ठीक हो गया। अब स्केड्यूल वेरिएंसेस में आप जाते हो तो SV की वैल्यू कैसे निकलती है, EV माइनस PV। EV की भी वैल्यू आपके पास ऊपर मौजूद है, PV की भी है, वैल्यूज पुट करें, आंसर आता है -500 जो कि बिहाइंड दी स्केड्यूल है, यानी कि इस जगह पर आप -$500 जो है आपका बिहाइंड द स्केड्यूल हो गया। उसके बाद आपने SPI की वैल्यू निकालनी है, EV को डिवाइड किया PV के ऊपर तो आंसर 0.92 आया, अगेन बिहाइंड द स्केड्यूल ही आप चले आ रहे हैं। और फिर उसके बाद एंड पे जो आपका SV का जो आंसर निकला SV डिवाइडेड बाय PV करने से, तो आपका आंसर अगेन -8% पे आ रहा है जो कि अगेन बिहाइंड द स्केड्यूल है। यानी कि आप जो है अपने स्केड्यूल के बिहाइंड चल रहे हैं, इस कॉस्ट को भी अगर नज़र में रख के बात की जाए तो। ठीक हो गया। अब इसके बाद एस्टिमेट मंथ अहेड बिहाइंड एट टाइम नाउ। ठीक है ना। अब आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि आप अपने मतलब टाइम के अंदर कितना आगे या पीछे हैं अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट की कंडीशन के साथ। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि SV की जो परसेंटेज आती है, SV परसेंट मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन टू टाइम नाउ। आप ये चीज़ लिखते हैं और उसके बाद आप इसको आंसर निकालते हैं। तो हमारी SV परसेंट तो हमने निकाल ही ली है, तो वो क्या है -8%। तो आपने -8% लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो आंसर क्या आएगा -0.48। उसको राउंडिंग में आप करोगे तो -0.5, यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट से 0.5 मंथ पीछे चल रहे हैं। जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी उससे आप 0.5 मंथ पीछे चल रहे हैं। ठीक है ना। आप 0.5 मंथ लेट है। और अगर इस बेस के ऊपर हम आगे की बात करें तो एस्टिमेटेड मंथ अहेड बिहाइंड एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो आपकी इस लेट होने को अगर हम आगे फ्यूचर तक देखें तो इस बेस पे आप आगे एंड तक कितना लेट हो सकती हो। तो ये चीज़ अगर आपने निकालनी है तो -8% मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 मंथ्स आपका टोटल टाइम है आपके प्रोजेक्ट को एंड करने का। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास आंसर आता है -0.8 मंथ्स, यानी कि आप जितना डिले अभी लेके चल रहे हो अगर इसी डिले के साथ चलते रहे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो एंड पे 0.8 मंथ्स लेट जो है कंप्लीट होगा। तो अब आप ये देखें यहाँ तक आपको 2 से 3 चीज़ें पता चल गई। आपको क्या पता चल गया, आपने स्केड्यूल की वैल्यूज़ निकाल के यहाँ फार्मूलास में पुट की और आपने ऊपर कॉस्ट की वैल्यूज़ को भी देखा, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गया कि एक तो ये कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर
अवर प्लान कॉस्ट चल रहे हैं, यानी कि आपकी जितनी प्लान कॉस्ट थी आप उससे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात आपको ये भी क्लियर हो गई कि आप अपने प्रोजेक्ट से -0.5 मंथ डिले पे चल रहे हैं, और अगर आप इसी डिले के साथ चलते रहे तो आप -0.8 मंथ्स जो है अपने प्रोजेक्ट को लेट करेंगे। ओवरऑल जब कंप्लीट होना है उससे -0.8 मंथ डिले के ऊपर होंगे आप, ठीक हो गया। अब ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब एक दो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपके ऊपर एग्जाम्पल है जिसको हम बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर चीज़ें भी कुछ इस किस्म की ली गई हैं कि एग्जाम्पल के अंदर इतनी सिंपल और इतनी छोटी वैल्यूज़ ली गई हैं कि अगर आप उनको खुद भी देखेंगे अपनी आंखों से भी तो आपको आइडिया होता चला जाएगा कि हाँ जी, हम फार्मूलाज के थ्रू जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और असल में भी यही आंसर आता है। अब आप ये देख लें कि अगर हमारा ऊपर कॉस्ट के अंदर ये वैल्यूज़ आई हैं कि हमारा जो है यहाँ ऊपर जाके देखें आवर प्लान कॉस्ट चल रही है। अगर हमारा आंसर कॉस्ट के जो जो पोर्शन था उसमें ये आंसर आया कि आपकी आवर प्लान है कॉस्ट, तो आप दूसरी तरफ ये भी तो देखो कि हमें अपनी आंखों से नॉर्मली भी नज़र आ रहा है कि खर्चा होना चाहिए था 6000 और हमारा खर्चा हुआ है 6750। तो वाकई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आवर प्लान ही है ना, आवर प्लान कॉस्ट पे चल रहा है ना। तो ये बात तो हमें वैसे भी प्रूफ हो रही थी और फार्मूलाज के थ्रू भी प्रूफ हो गई। तो यहाँ अगर ये बात वैसे ही प्रूफ हो रही होती है और तो फिर फार्मूला से प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है। तो बात यह है कि अभी हमने वैल्यू सिंपल ली हुई है, इसलिए ये वैसे सिंपल वे में हमारे सामने जो है खुल के आ जाता है कि हमें पता चल रहा है कि भाई 6000 खर्चा होना चाहिए था, 6750 हो गया तो ज़्यादा ही हुआ है। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स लेवल पे चला जाता है तो तब ये फार्मूलाज ही आपको एक्चुअल में बताते हैं कि आप आवर प्लान कॉस्ट चल रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से स्केड्यूल के अंदर भी आपको जो है बड़ा क्लियर वे में सामने आ गया कि आप कितना जो है आगे हैं या पीछे हैं, उसने वैल्यूज़ के अंदर आपको निकाल के बता दिया, ठीक है। अब एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ऑल दी वर्क। अब बात यह है कि हमने ये देखना है इन वैल्यूज़ के हिसाब से कि अगर हम ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर जो अभी तक हमने खर्चा कर दिया है वो ओवर प्लान कॉस्ट कर दिया है, यानी कि 6000 की जगह 6750 कर दिया है। तो अब हम एस्टिमेट ये लगा लें ज़रा कि हमारा प्रोजेक्ट का ओवरऑल कितना खर्चा आ जाएगा इस बेस के ऊपर, ठीक है ना। तो अब देखें आगे का, तो हम अगले 6 महीने पूरे हो गए, अगले 4 महीने का हम क्या बता सकते हैं। हो सकता है कि अगले 4 महीने के अंदर हम बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएं, तो उस वक्त खर्चे की वैल्यू कुछ और होगी। हो सकता है कि हम और ज़्यादा स्लिप हो जाएं, तो उस वक्त खर्चे की वैल्यू कुछ और होगी। तो हर कंडीशन के लिए अलग फार्मूला है, ठीक है। अब वो 3 फार्मूले हमारे पास टोटल हैं। ई ए सी स्टैंड फॉर एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। तो ई ए सी इफ़ सी पी आई इज़ द सेम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि सी पी आई क्या होता है, ऊपर टेबल से आपको देख के बता दो। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि अगर कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आपके रिमेनिंग प्रोजेक्ट के लिए भी यही कंडीशन में चलता रहता है जैसे अभी चल रहा है, तो फिर आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने का फार्मूला होगा वो ई ए सी इज इक्वल टू बी ए सी डिवाइडेड बाई सी पी आई होगा। तो उसके मुताबिक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो $12,273 के अंदर कंप्लीट होगा। यानी कि अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि अपने हमने जो तरीके पकड़े हुए हैं अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसके मुताबिक 6 महीने में हमने $6000 खर्च करना था, लेकिन हमने $6750 खर्च कर दिया। और अगर आगे भी हमारे यही तरीके रहते हैं इस प्रोजेक्ट को लेके चलने के, तो उस हिसाब से यानी कि CPI की परफॉर्मेंस हमारी यही रहती है, तो इस हिसाब से हमारा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हम 12000 से ऊपर जा चुके होंगे, यानी कि $12,273 के ऊपर जा चुके होंगे, ठीक है ना। और फ़र्ज़ करें अगर ये 6 महीने की परफॉर्मेंस देख के हमें अकल आ जाती है और हम कहते हैं कि यार चलो अब सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी ठीक करते हैं, तो अगर फ्यूचर वर्क को हम प्लान के मुताबिक ले आते हैं तो क्या होगा। तो ये होगा कि ई ए सी को हम ए सी प्लस बी ए सी माइनस ई वी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा $11,250, यानी कि स्टिल अभी भी हम थोड़े से डेफिनेटली ऊपर ही रहेंगे। और अगर सी पी आई और एस पी आई इसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते रहे बाकी भी काम के अंदर, तो हम उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ए सी प्लस बी ए सी माइनस ई वी डिवाइडेड बाई सी पी आई मल्टीप्लाई बाई एस पी आई करेंगे। ये सब वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ऊपर वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, आप दोबारा जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ₹12,789। तो ये आपके पास फार्मूला है। और देखें इस फार्मूले के अंदर आपने पूरे के पूरे, बल्कि फार्मूला तो नहीं, कलेक्शन ऑफ फार्मूलाज कह सकते हो आप, लेकिन बहुत सिंपल हैं। जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और याद करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पेपर पे लिख लें, उसके बाद अपनी मर्ज़ी की कुछ एग्जांपल्स बनाएं और सॉल्व करते चले जाएं, आपको
ईवीएम बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। एक जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर ये कहा गया था कि प्रोजेक्ट जो है वो 10 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। $10,000 इसके लिए हमने अमाउंट रखी है, प्लान्ड अमाउंट है, और $1000 पर मंथ इस्तेमाल होना चाहिए। और 6 मंथ के बाद जो है जब हमने उस प्रोजेक्ट को देखा तो उस प्रोजेक्ट का 55% काम 55% काम कंप्लीट हो चुका था। और 6 मंथ के अंदर हमारी जो प्लान वैल्यू थी कि जो पैसे प्लान किए थे हमने कि खर्च होने चाहिए वो 6000 होने चाहिए थे, लेकिन जब देखा गया दूसरी तरफ तो हमारा खर्चा $6750 हो चुका था। यानी कि हमने अपनी प्लान वैल्यू से हम ऊपर चले गए। तो फिर अब 6 महीने के बाद हमारा प्रोजेक्ट की क्या स्टेटस है, तो हमने ये चेक करना था। तो हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे कॉस्ट के। हमने उसके अंदर जब जाके चेक किया तो हमें पता चला कि हम ओवर प्लान कॉस्ट चल रहे हैं, यानी कि हम ज़्यादा कॉस्ट पे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद स्केड्यूल पे जब हमने काम किया, स्केड्यूल को चेक किया तो हमें पता चला कि हम बिहाइंड दी स्केड्यूल चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम स्केड्यूल से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। और उसके बाद जब हमने एस्टिमेट लगाया कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ओवरऑल कब ख़त्म होगा, तो हमें पता चला -0.5 मंथ डिले है अभी तक हमारा। और अगर इसी डिले के साथ चलते रहे तो हम -0.8 मंथ्स डिले के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हमें स्केड्यूल का भी पता चल गया, कॉस्ट का ऊपर पता चल गया था। और फिर उसके बाद हमने कहा कि अभी तक की कॉस्ट का तो हमें पता चल गया और अभी तक के स्केड्यूल का भी पता चल गया। फिर उसके बाद ओवरऑल स्केड्यूल कंप्लीशन का क्या स्केड्यूल है कि कब तक खत्म होगा वो भी हमें पता चल गया, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी। यहाँ पर आके जब हम स्टक हो गए तो वहाँ पर हमारे पास जो ये मॉड्यूल था उसके अंदर ये था कि अब प्रोजेक्ट की कॉस्ट हम कैसे बता दें। क्या पता है 6 महीने के बाद आगे प्रोजेक्ट पे काम करने वाले लोग थोड़ा सा सुधर जाएं और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो काम ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपके पास अलग फार्मूला है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो उसके लिए आपके पास अलग फार्मूला है। और सीपीआई और एसपीआई के जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे ही इन्फ्लुएंस करते रहे, यानी कि आपके प्रोजेक्ट के बाकी वर्क पे भी ऐसे ही असरअंदाज होते रहे, तो उसके लिए आपके पास अलग फार्मूला है। तो आपको वो तीनों फार्मूले दे दिए और तीनों के तीनों आपके पास एक्सपेक्टेड जो है वो रेट आ गए। और उसके अंदर से आप हाईएस्ट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि यानी कि अगर हम बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में भी चले तो हम $12,789 के ऊपर ही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। तो देखें ईवीएम कितने काम की चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की समझ आ गई और सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके आपने ईवीएम निकालना सीख लिया है। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। उसकी बेस पे अगर आपने ईवीएम निकालना सीख लिया तो आप एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, जिसको ये भी पता है कि 6 महीने में हम कहाँ खड़े हैं फाइनेंशियली और स्केजुअल पे, जिसको ये भी पता है कि अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो हमारा खर्चा और कितना आने वाला है, अगर ठीक हो गई तो कितना आने वाला है, अगर ऐसी कंडीशन रही तो हम और कितना अपने प्रोजेक्ट में लेट होने वाले हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जिस प्रोजेक्ट मैनेजर को पता है उस प्रोजेक्ट मैनेजर से बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजर कौन हो सकता है, क्योंकि उसके पास जब रीडिंग्स सारी हैं तो वो उन रीडिंग्स को करेक्शन के लिए अपनी हर किस्म की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकता है, जो कि स्ट्रैटेजीज हम पीछे पढ़ते आए, तो ये चीज़ बेस्ट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि ईवीएम को समझें, बहुत अच्छे से समझें। ये जो एग्जांपल मैंने आपके सामने सॉल्व की है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, ग्रुप ज्वाइन करके इस एग्जांपल को वहाँ से उठा लीजिए और उसके बाद रैंडम किस्म की खुद से भी एग्जांपल्स बनाएं और उनको भी सॉल्व करें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही वो सपोर्ट है जो आपकी तरफ से हमें मिलती है और मोटिवेट करती है और वीडियोस बनाने के लिए। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरा ट्विटर अकाउंट आपको सामने नज़र आ रहा है, आप इस पर पूछ सकते हैं। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।